Good evening, friends. Today we are having two different activists who are society members just like all of us. They are going to describe the events leading to their fight and struggle to get justice from their respective society managing committee members. Point to be noted is that these two persons did not give up thinking that कुछ नहीं होगा, पैसे खिलाए बगैर ऑर्डर्स नहीं मिलेगा, एमसी करप्ट है, जो टिपिकल एक्सक्यूजेस है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे एमसी करप्ट है और हमको ऐसा तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और एक्सक्यूज है कि रजिस्टर अब नहीं सुनेगा, 1000 धक्का खाना पड़ेगा, सोसाइटी में कोई साथ नहीं देगा, वगैरह वगैरह। बट these two speakers of today, they are persistently fighting non-stop, पूरे जी जान लगा के फाइट कर रहे हैं। They are fighting with their positive attitude. That is the most important thing to reach their goals and get justice. This fight to get justice is not only for themselves, but for their other co-members as well, जो साथ में उनके सोसाइटी में रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में, उस सोसाइटी में, उनके लिए भी है। Friends, listen to them without interrupting. At the end of speaker session, we'll be having a question and answer session between all of us. We have got lawyers also between us. We have got other technical and professional persons also who will chip in and put in their word also as and when required. Our first speaker for today is activist Mr. Naimesh Brahmavat. He is from a society in Goregaon East, and he will speak about his various experiences and struggle in his society and before the ward cooperative registrar. उनका cooperative registrar P ward का लगता है, P ward. We welcome you, activist Naimesh Brahmavat. Please proceed and share your good and bad experiences with our participants. Thank you. Mr. Naimesh, please proceed. Yeah, first of all, thank you very much, हेमंत जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और अपने अलग अलग विचार जान सकूंगा कि मैं और फाइट आगे कैसे कर सकता हूँ। बहुत छोटे में मैं बताता हूँ, मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है फाइट का। सोसाइटी को ज़्यादातर पता नहीं है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं या सिंपल। वो सबको सिंपल ही बोलते हैं, मगर ये इंटरेस्ट कंपाउंड ही लगाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऑन अकाउंट उनको पैसे देते जा रहा था, मगर 10,000, 5,000 ये कभी रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, ये स्केल बढ़ते ही जा रहा है। तो 125 तक पहुंच गया, और जो मेरा मुद्दल है उससे प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो गया। प्रिंसिपल दे चुका हूँ, मगर फिर भी लेते ही जा रहे हैं। फिर मैंने फाइट शुरू किया, उनको बताया कि ये गलत है, आप देखिए। तो उन्होंने इग्नोर किया। फर्स्ट डे इग्नोर, दूसरा दादागिरी मारते हैं, तीसरा आपको हैरेसमेंट करते हैं, चौथा वो आपको नौकर से भी नीची जात का समझते हैं। जात, सॉरी वर्ड जात यूज किया, नौकर से भी छोटा समझते हैं। वही राजा है और वही सब जो बोले वो प्रधान हो जाएगा। फिर मैंने और दिए, 5 बार उनको देने के बाद पूरे प्रूफ इकट्ठा करके फिर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया, वकील के पास गया था। तो एडवोकेट ने बोला इसमें हमारा कुछ काम नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए रजिस्ट्रार में, आप फाइल कीजिए। तो वहाँ फाइल किया मैंने। उन्होंने 2 बार नोटिस भेजा, ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फाइनल स्ट्रिक्ट नोटिस भेजा, तब जाके खलबली मच गई। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया मुझे कन्विंस करने का कि भाई ये बराबर है, आपको यही रखना है, आपका देखो 10,000 कम होता है। मैंने बोला ये सब गलत है, आप इसको बैंक से भी ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। मैंने कोई लोन नहीं लिया है जो आप इतना ब्याज लेते जा रहे। आखिर में उनको मानना पड़ा। एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल जो रजिस्ट्रार ने दिया, उस दिन 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा ऑफिस में, मगर वो डर गए। फिर उन्होंने पूरा किया,
और 75% पेमेंट वेव ऑफ करना पड़ा। इट वाज 1,75,000 जो नीचे ही नहीं आ रहा था। सो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है या जो भी है, इनको या तो नॉलेज नहीं है या ये इनकी दादागिरी चलाते जा रहे हैं। ब्याज को ब्याज पे प्लस प्लस करते करते जाते हैं ये। दूसरा मेरा जो फाइट चल रहा है वो इंस्टॉलिंग मोबाइल टावर का है। मोबाइल टावर का जो पैसा है वो 79 ए लॉज के हिसाब से कुछ ऐसा है कि 50% आपका जाएगा फंड, सिंकिंग फंड में, 50% डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स ऑल द मेंबर्स में। मगर ये पूरा का पूरा पैसा 15 साल नहीं 20 साल हो गया अभी, समझो मोर देन 1,40,00,000 रुपया हमेशा ऑडिट में दिखाते हैं जीरो, जो इनकम आई वो जीरो दिखाते हैं। तो मैंने इनसे डिटेल मांगी तो इन्होंने वापस मुझे दादागिरी मारी, हैरेसमेंट नोटिस दिया, क्रिमिनल के सारे हथकंडे अपनाने लगे। इन्होंने क्या किया कि अपने सोसाइटी के अंदर मैनेजिंग में 3 फीमेल को रख दिया। अब फीमेल के सामने हम ऊंची आवाज से बोल नहीं सकते, अगर बोले तो उसमें हमारे एक मेंबर हैं जो एक्स सेक्रेटरी है, वो एडवोकेट है, वो सबको डराता है क्रिमिनल नोटिस देके। और क्रिमिनल नोटिस देने की वजह से कोई मेंबर मीटिंग में ही नहीं आता है कि इससे सामने क्या बोल रहा, जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। मगर मैं इसलिए नहीं कर सका कि मेरी कैपेसिटी नहीं फालतू के पैसे देने की। और मैंने उनको बोला कि आप मुझे ये डिटेल बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने डिटेल दिया नहीं, ऊपर से ये किया। फिर मैं लीगल एडवाइजर के पास गया, मैं बोला मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, गलत चीज हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा। तो उन्होंने बोला देखो इसमें आपको कुछ फायदा तो नहीं है। मैं बोला मुझे नहीं फायदा है, मगर इतना एटलीस्ट कुछ तो लाइन में आएगा, चीज कंक्रीट हो जाएगी, कुछ तो ठीक होगा। तो उन्होंने बताया कि आपको मेंटली स्ट्रेस लेना नहीं है। बहुत अच्छी एडवाइस दी। ये लोग अपना पूरा हथकंडा करेंगे, आपको टॉर्चर करने का ट्राई करेंगे, क्रिमिनल वेज में लेने की ट्राई करेंगे। इसमें आपका वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो आपको वो इसके लिए अलर्ट रहना है। और अपने आप को ये छोड़ दो कि आपको इसमें कुछ गेन नहीं करने वाले, आपकी फाइट आप फाइट करते रहेंगे, क्योंकि ये आगे जाएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार भी क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला आप मुझे एक बताइए कि मैं सबसे बड़ा स्टेप क्या लूं जिसमें सब कुछ आ जाए। तो उन्होंने बोला आपको इनका हलक पकड़ना है, थ्रोट को दबाना है। और बहुत अच्छी एडवाइस दी। 89A उन्होंने मुझे इंस्पेक्शन का एक फॉर्मेट दिया और मुझे गाइडेंस दिया कि आप इसको ऐसे ऐसे करो, स्टैम्प्स लगा के रजिस्ट्रार को दे दो। 89A इतना पावरफुल है कि इमीडिएटली मुझे 1 हफ्ता लगा रोज जा जाके कि भाई मुझे ये दो ये दो। और फिर रजिस्ट्रार ने इमीडिएट दे दिया, अच्छा था ऑफिसर। तो उन्होंने डीआर ने मुझे तुरंत दिया। मैं हाथ से लेके इनके हाथ में, बोले आप हाथ से ही उनको दे दो ऑफिस में, क्योंकि नहीं तो 5 दिन 3 दिन और लग जाएंगे। तो मैं हाथ से ही गया और दे दिया मैंने। यहाँ देने से ये सब डर गए। अब उथल फाथल शुरू हो गई इन्होंने। और जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया था डीआर ने इंस्पेक्शन के लिए, उसको फोन आने के बाद घर पे बुला के फिर उसकी ऑफिस जाके उसको स्वाहा कर दिया। और वो स्वाहा हो गया तो अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होती गई और हवन चलता रहा उनका। और मेरा काम बिल्कुल नहीं हुआ। 3 महीना लगातार उससे पूछा सर कुछ हो रहा है सर। बोले आप ऐसे टॉर्चर मत करो। मैं बोला टॉर्चर क्या करूं, जो आप बात कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने बोला मैं मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो डर गया या भड़क गया फिर कि बोले ऐसा है तो मुझे काम नहीं करना है। फिर मैंने रिवर्स किया उसको फोन करके वापस, मैंने बोला कि उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप एक बार मेरे को बुलाओ, मैं आपको सब बता सकता हूँ। फिर मैं समझ गया ये आदमी का पेट भरा है। सर के पास वापस गया, डीआर के पास। मैंने फिर उनको बोला कि आप प्लीज मुझे ये इंस्पेक्टर को चेंज करके दो। फिर बोला नहीं आप 1 हफ्ता रुको, मैं काम करवाता हूँ। 1 हफ्ता, क्योंकि ये पूरा रैकेट है। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चेंज करो। फिर उन्होंने तुरंत चेंज किया आफ्टर 15 डेज। चेंज किया
अब वो जो क्रिमिनल लॉयर जो हमारी सोसाइटी में सब हैंडल कर रहा है, उस भाई साहब ने इसके ऊपर 305 या क्या-क्या कुछ लगा दिए कि फीमेल के साथ फ़ोन पे बात करने में बदतमीज़ी की और उद्धतताई से बात की, गाली-गलौच से बात, इतने सारे लगा दिए कि वो बैठ गया, डर गया। उसके बाद मामला अभी तक मेरा खाली लेटर से चल रहा है। कोविड चालू हो गया, कोविड का 1 साल गया पूरा, अभी ये भी साल जा रहा है। इंस्पेक्शन अटक गया। इन्होंने क्या किया, जो हमारे एक्स सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने पूरा हैंडल किया है, पूरा वो ही कर रहा है, पैसा भी वो बाँट रहा है, प्रसाद भी वो बाँट रहा है और भोग वो ले रहा है। और उसके अंदर कोई आवाज़ उठाए तो क्रिमिनल नोटिस भेज देता है। ऑडिटर इधर का, दूसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे ऑफिस का, सब मिले हुए हैं, 8 जन का पूरा ग्रुप है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने क्या पता नहीं क्या दिया और मेजर रिपेयरिंग फंड के लिए सबको उल्लू बना के 60 लाख रुपया ले लिया। काम कुछ नहीं हुआ, ना टोटल एडवाइस बोलते हैं लॉज के हिसाब से करना पड़ता है, वो नहीं किया उन्होंने, ना पेपर में न्यूज़पेपर में दिया, पीएमसी या बीएमसी ऑथोराइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नहीं बुलाया, ना टेंडर डाले, कुछ भी नहीं डाला, डायरेक्ट दे दिया ऐसा ऐसा है, और वो बिल्डर का सुपरवाइजर को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। आज पिछले 3 साल से हमारा इतना वाटर लीकिंग हो रहा है कि हम बोल ही नहीं सकते, पानी ऐसे बाल्टी भर भर के निकालना पड़ रहा है। मेरा टेरेस फ्लैट है, तो 18 से मैं बोल रहा हूँ, मगर वो 5 साल की वेट कर रहे हैं कि वापस फंड आएगा तब थोड़ा सा मरम्मत करेंगे और अपना काम हो जाए। 18 से सब बोल रहे हैं, 18, 19, 20, आज 21 में 5 साल खत्म होते हैं। फिर उन्होंने वही हथकंडा किया। तब मैंने वापस लेटर लिखा कि मैं सीधा बड़ी से बड़ी कार्रवाई करूंगा, आप गलत तरीके से ये रिपेयरिंग फंड को ले रहे हैं। अब इन्होंने जो जो कुछ भी किया वो वापस बंद करना पड़ा इसकी वजह से। तो ये चीज़ है मेरी कहानी, और मैं इसमें फाइट कर रहा हूँ कि ये मेजरली जो भी करते हैं वो रिपेयरिंग फंड में करते हैं। कुछ टेलीफोनिक जो भी मोबाइल टावर दिए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसमें से पैसा खाते हैं। तीसरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में से खाते हैं। चौथा, इनका जो सीए होता है वो सीए बहुत ही गलत सीए होता है, और मेरे को सीए ने बोला कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मैं उसको रोज फोन करता हूँ महीने में एक बार, सर आप कब छोड़ रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा 75% निकला, आप कब छोड़ रहे हो? अब वो मेरे से मुंह भी नहीं दिखा रहे। कोई एक दूसरे को साथ नहीं देता, डरते हैं। मैंने बोला, आपको जी एमसी खाना नहीं खिलाने वाली, आपका घर का बिल नहीं दे रही, आप अपनी आवाज उठाओ। मगर सब गुड बुक्स में आने के लिए, नहीं नहीं आप करो हम लोग बात करेंगे, आप करो हम लोग बात, कोई आता नहीं। इसलिए ये फाइट हमको ही लड़ना है। मुझे सर ने भी बताया था, जो लीगल एडवाइजर है, कि इसमें कोई आएगा नहीं, मगर ये फाइट एक अकेला इंसान लड़ सकता है। इसमें मैं कर रहा हूँ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व हुआ, सबको रिफंड मिला। मैंने बोला आपको रिफंड मिला ना, अब आप इसमें करोगे तो इसमें भी रिफंड मिलेगा। 8 फ्लैट जो है, उसने एक भी पैसा रिपेयरिंग फंड का नहीं दिया है, 160। वो एक भी मेंटेनेंस नहीं भरते, मेरे पास सारा प्रूफ है। मगर मैं आगे कैसे अप्रोच करूं, जहां कुछ आएगा बड़ा, ये पैसा खिला देते हैं। सामने वाला पैसा, कोई ऑनेस्टी अपने इंडिया में कब आएगी, या कोई ऐसा 89A जैसा कुछ मिल जाए। भले चलना पड़े, जाना पड़े, जाके ऑफिस में जाओ, बैठो, धक्के खाओ, मगर इनको डर जो है ना, वो रात को नींद ऑलमोस्ट बंद हो गई थी 89A से। तो ऐसा कुछ अगर मिल जाए, बाकी ऑल योर्स, आप लोगों के साथ मुझे कुछ एडवाइस मिले। सो ये सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, इसको हमें फाइट करना है। मेरा तो इतना मानना है, एक जगह कहीं गेदर होके एक बार जाए, उद्धव ठाकरे जी को लेटर दिया, कमिश्नर को पूना में लेटर दिया, 5 जगह पर मैंने अलग अलग, डीवाई को दिया, दादर रजिस्ट्रार में लेटर दिया, उद्धव ठाकरे जनरल सेक्रेटरी, दूसरे कोई सेक्रेटरी है उनको दिया, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सो कैसे हम जाए? मैं तो घर पे भी जाने को तैयार हूँ किसी के, अगर कोई करेक्ट मिल जाए कि भाई इधर जाओ, तो मैं वहां भी चला जाऊँ। 4 घंटा बैठना पड़े, बैठ जाओ, क्योंकि मुझे आदत हो गई रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके बैठने की, 2-2, 3-3 घंटा, जब तक वो आए नहीं साहब। रजिस्ट्रार अगर डीआर आ गया तो जो
डीआर के पास सारी चीज देने वाला ऑफिसर है, वो तो मतलब डीआर से भी बड़ा है, वो तो आएगा ही नहीं टाइम पे। निमेश जी, अभी आपने जो मुझे 89 की कार्यवाही किया उसके बारे में जी थोड़ा सर, सा स्टेप बाय स्टेप बताइए, आप आपके दोस्तों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के। 89A जो है वो एक बड़ा रामबाण बोलता हूं मैं, शुरुआत के लिए है। 89A जो है, इसके अंदर आप एक नोटिस के अंदर आप 10 चीजें डाल सकते हो। आप अपनी जान को धोखा है, रिपेयरिंग में लोगों से खिलवाड़ किया, वो पैसों की गड़बड़ हो रही, गबन हो रहा है और दादागिरी मार रहे हैं, सोसाइटी के एमसी सारे मिले हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं और मेंबर्स को धमका रहे हैं। जो भी आपको उसमें डालना है सब आता है ग्रीवेंस उसके अंदर। उसके बाद ये जब उनके पास जाता है तो इनके ऑफिसर जो हैं वो आके टोटल मतलब ए से लेके जेड तक की छानबीन करते हैं। मगर अगर अच्छा ऑफिसर आ गया तो इनको जेल है, सीधी सीधी जेल है। और तुरंत ही 2 दिन में अगर उनका इंस्पेक्शन खत्म होगा तुरंत ही ये डिसॉल्व हो जाती है एमसी। और एमसी के 3 मेन जो हैं, जो दादागिरी हमारे यहाँ जो मार रहे हैं, वो वकील की वजह से दादागिरी मार रहे हैं, एडवोकेट। मैंने मुंह पे बोला है कि आप जो कर रहे हो इस आदमी की वजह से बोल रहे हो, मगर ये आदमी तो डूबेगा तुम्हारे कंधे पे गन लगा के, वो काम करता है, सुधर जाओ। लास्ट मीटिंग में बहुत झगड़ा हुआ था, अब की मीटिंग में मुझे पुलिस पुलिस बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मुझ पे फीमेल का ये लगाएंगे। तो 89 जो है वो बहुत काम की चीज है, जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये देख के ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। आपने आप 89 कोई एक पर कोई एप्लीकेशन पे कोई कोर्ट फीस स्टैंप लगाया है, वो बताइए सर अपने दोस्तों को। ये कुछ 20-20 रुपीज के 5 या 7 स्टैंप लगाने पड़ते हैं। 5 स्टैंप मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी, 100 के हैं। तो 100 रुपए का स्टैंप लगाया आपने 89 हाँ ई के हाँ हाँ एप्लीकेशन हाँ, में। 100 के कुछ 3 या 5 स्टैंप लगाए। वो स्टैम्प्स इतने पावरफुल हैं कि इससे आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहां से कार्रवाई बहुत स्ट्रांग शुरू हो जाती है। और अगर भगवान ने दिया अच्छा ऑफिसर तो सोने पे सुहागा है। मेरी किस्मत खराब थी कि अ, ये सब आगे चल नहीं पाया और पैसों ने जोर दिखा दिया। पर अभी भी आज के दिनों 89 में ए पेंडिंग है सर, उसको आज हो के दिन गए, में 89 ए पेंडिंग है आपका। अभी भी पेंडिंग है। और और आपके डीआर साहब क्या बोलते हैं, आपके वार्ड के डीआर साहब क्या बोलते हैं? पहले डीआर जिन्होंने 89 ए निकाला वो ट्रांसफर हो गए या रिटायर्ड हो गए, दूसरे आए। दूसरे ने जो निकाला, उन्होंने निकालने के बाद ये कोविड चालू हो गया, सेकंड ऑफिसर चेंज किया। सेकंड ऑफिसर को फोन करता हूँ तो बोला अरे यार अभी कोविड चालू है, तुम भी क्या ये कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं खड़ा हूँ। पहले वाला भी वही बोलता था। मगर इसको जो नोटिस थमा दिया है, वो नोटिस की वजह से इसमें ताकत नहीं है वो मेरा केस लड़े, मतलब मेरा इंस्पेक्शन करे। जो एमसी में नहीं है वो हमारा जो एक्स सेक्रेटरी है, वो एक्स सेक्रेटरी सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल अपने घर पे रखता है। सोचो आप, उसके 3 फ्लैट है, तीनों इलीगल हैं। तीनों इलीगल मतलब कि खुद के नाम पे नहीं, बिल्डर ने उनके नाम पे दिया। छोटी सी बात करता हूँ कि वो जब ये बिल्डर का बन रहा था तो उसके फादर उसके एडवोकेट थे, तो फीस के बदले में 3 फ्लैट लिए। पर बिल्डर ने ये 3 फ्लैट की कीमत ज्यादा बोल के उसने उसके नाम पे नहीं किया, जब तक रहना है रहो। सेम अभी जो सेक्रेटरी है उसका भी फ्लैट, वो ब्रोकर, उसके हस्बैंड फादर ब्रोकर थे, वो भी इसी तरीके से थे, उनको भी फ्लैट दिया हुआ है, उनके नाम पे नहीं है। ऐसे और 2 फ्लैट है। तो ये तरीके से कर रहे हैं जबकि उनको राइट्स ही नहीं, जब उनके नाम पे नहीं है। और सबको मीटिंग में आने नहीं दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं आ रहा मेरी वाइफ नहीं अलाउड है। क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, जिसका नाम है फर्स्ट नेम वही आए, दूसरा नहीं। वो चाहता नहीं कि मीटिंग में सब आए। ओसी लेने नहीं दे रहे, ओसी इसलिए नहीं लेने दे रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है कि बिना ओसी के उनको कुछ फायदा होने वाला होगा। जब ओसी की बात करो तो वो गलत ही बात करके सबको डरा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो ये करेगा।
अब बिल्डर तो बोल रहा है कि आप करो, केस करो, उसको प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ करना है, मतलब फिर फंड लेना है 15 लाख 12 लाख कहीं बाहर से करवा के। सर तो आपके लीगल साथ में आपके सोसाइटी के आपके साथ में कौन कौन है सोसाइटी के, और अगर है तो कितने लोग हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। सर, एक अगर बॉम्ब बड़ा फूटेगा तो सब मेरे साथ, पीछे जो है वो आगे आ जाएंगे, बाकी अभी तो मेरे आगे मेरे साथ में कोई नहीं, पीछे सब है। सबको मालूम है कि आप सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप करो, हम लोग हैं, बस उतना ही, सामने नहीं आना है। उनको डर है कि उनको भी किसी चीज में फंस सके। आज के टाइम नहीं है कोर्ट जाने का, ये करना कुछ भी। 3 लेडी आई थी, तीनों विडो थी, बोले बेटा हम लोग करेंगे इसको। वो तीनों विडो को ऐसे ऐसे लगा दिए नोटिस में कि तीनों डर गए कि हम लोग अभी क्या, हम लोग तो विधवा है, हम कहाँ जाएंगे कोर्ट वो कचहरी के, इसलिए हम आपको साथ नहीं दे सकते। मैं बोला कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है आपको साथ देने की। और ऐसे करके मैंने उनको समझाया। तो कोई नहीं है साथ में, मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। और दूसरा आपने सवाल क्या पूछा था, कौन साथ में है? और आप सोसाइटी के मेंबर आपके लड़ाई में क्या आपके साथ हैं? एक तो आपने बताया, और आप मुझे ये बताइए कि आपके नजरिए में सोसाइटी के मेंबर अगर साथ नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण हो सकता है? उनका कारण, उनकी मजबूरी यही है कि भाई हमको ये झमेले में नहीं पड़ना है जो सारी सोसाइटी में चल रहा है। हमको ये झमेले में नहीं पड़ना है, कल को हमको नोटिस भेजेंगे, जैसे उसने किया डर, ये डराने के लिए नोटिस भेजता है, और क्रिमिनल नोटिस भेजता है। आपको मतलब आपके पास मानहानि का दावा हो जाएगा, आपके पास पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, आपके पास ये होगा, और आपको 7 दिन में उसका जवाब देना है, ऐसे डराता है। तो मेरे साथ, मेरे पास आया, तो मैंने अपने लीगल एडवाइजर साहब को पूछा, सर को, तो वो बोले कि इसमें लिख दो, दिस कंटेंट इज मॉडिफाइड एंड नॉट परमिटेड। वो मैंने लिख के दे दिया, उसके बाद उनका लेटर आना ही बंद कर दिया। 7-7 8-8 पेज का वो लेटर फेंकता है, इसलिए कि आप पन्ने देख के डर जाओगे। कुछ नहीं, फूल से अंदर बॉम्ब है, मगर वो जो ठाप करके आता है ना, पेपर्स आते हैं ना, इंसान उससे डरता है। मगर मुझे इतना स्ट्रांगली बताया है सर ने कि आपका क्रिमिनल कुछ भी नहीं, क्रिमिनल से कर सकता है, मगर बाकी आपका कुछ नहीं कर सकता। आज तक उसने मेरे ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैंने बोला आप एक्शन लो, एक्शन लोगे तो उनका पूरा इतिहास निकलेगा बाहर 2005 से। तो सर ये आपने सारी, पुलिस की भी कोई कार्यवाही वगैरह किया हुआ है क्या? मैंने पुलिस में गया था, तो पुलिस ने मुझे बोला, मैं बोला कि इन लोग के ऊपर मेरे को एफआईआर करनी है, तो पुलिस ने कहा कि इसमें हमारा नहीं होता है, ये कानूनी मामला नहीं है। हाँ, हेरेसमेंट वगैरह आपको कर रहे हैं तो आप हमको एक लेटर में लिख दो। और मैंने बोला कि मेरा कभी भी कुछ हो गया, या मेरी फैमिली का, यहाँ तक कि मेरे डॉग का कुछ हुआ, तो ये 8 जन जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने बोला ये हम ले सकते हैं, आप बोलो तो हम अभी इनको इधर बुला के हम उनको डांटते हैं। तो थोड़ी सी मुझे क्या है, ऊपर वाले ने दया रखी हुई कि सामने वाले पे दया आती है। मैं बोला नहीं सर, ऐसा कुछ अभी ऐसा होता है तो मैं बताता हूँ। तो बोले आप खाली 100 नंबर दबा दो। तो जब 100 नंबर दबाया तो कोई नहीं आया, क्योंकि आप अपना इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं है, मोबाइल आओ या कुछ भी आओ, वो तुरंत में के तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई नहीं आता। तो उन्होंने वही बताया। सो मैंने वही ट्राई किया था। और अपनी सेफ्टी करनी जरूरी है, कल को जाके कुछ भी हो, बोले आप फीमेल को बात करते हो तो अपना मोबाइल ऑन रखो। वो मीटिंग के अंदर मेरे पर ट्रैप किया था 19 की मीटिंग में, कि ये लेडीज मुझे कुछ भी गंदी गालियां छोड़ के सब कुछ बोलेगी, बट मैं एक शब्द बोलूंगा तो वो मेरे को ट्रैप कर देंगे। पर मैं कुछ बोला नहीं, लेडीज को मैंने जवाब भी नहीं दिया। लकीली उस वक्त मेल थे जो इसमें थे चेयरमैन में। मैं बोला सर इनको बोलिए बैठ जाए, ठंडा पानी पिए, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या। मैंने सारी दिक्कतें, सारी बातें बताई कि आपकी गलतियां क्या है, क्या है। इनकी गलती बताओ मतलब खत्म, आपने बहुत गलत चीज कर दिया, इनकी गलती कैसे बता सकते हैं आप। सो उन्होंने बहुत ट्राई की थी मेरे साथ हर हथकंडे लगाने की,
मगर सिर्फ मैं लेटर से ही काम करता हूँ, फीमेल से बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अभी 3 जन को खड़ा किया है, ट्रेजरर जो लास्ट टाइम था वो रिटायर हो गया, अभी उसकी वाइफ को ट्रेजरर बना दी। मीटिंग में जो वो चाहे वही मीटिंग में खड़ा रह सकता है। मीटिंग जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से, लॉ के हिसाब से नहीं होती। बस आदमी को बुला देते हैं और ये हमारा ये, क्योंकि दूसरे मेंबर्स को आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कोई रास्ता नहीं रखा है कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ तो मेरे इसमें मेरी वाइफ आ जाए, नहीं। आपको डोमिसाइल कौन सा बोलते हैं, सो कॉल जो मेन है वो ही आएगा और कोई नहीं आएगा। और अगर आया तो उसको बोलने मिस्टर का। निमिष, आपका और कोई एक्सपीरियंसेस है आपके सोसाइटी में? या सर, सोसाइटी में एक्सपीरियंस में यही मेरा चल रहा है फाइट के। उन्होंने मेरे खिलाफ जितना हथकंडा कर सकते करें, मगर अब थोड़े लाइन में आए हैं। नोटिस बोर्ड पे मेरे बारे में बहुत कुछ लगा के रख दिया था, दिस मैन ही ऐसा ऐसा, ये मेंबर बहुत खराब है फलाना। मैंने बोला आप इसको 5 दिन के अंदर निकाल दो, अगर नहीं निकाला तो मैं इसको आपके ऊपर एक्शन लूंगा। तो वो बोले नहीं, हम तो हर जगह लगाएंगे, बाहर भी लगाएंगे। तो मैं बोला आप लगाओ, आपको नहीं निकालना है ना, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो उसके ठीक है बाद सर, 2 दिन में सब निकाल दिया। ठीक है सर। कर तो ओके, वही अपनी देर इज ए मनमानी क्वेश्चन दादागिरी। बाय, ठीक है, देर इज ए क्वेश्चन जी सर। बाय मिस्टर सत्यनारायण गौर। इज आस्किंग कि 89A के समय 500 रुपए का स्टैंप लगाना जरूरी है कि 100 रुपए का लगाना जरूरी है? मेरे ख्याल से 89A में 100 रुपए का लगाना जरूरी है, और आपने भी वो कंफर्म किया अभी कि आपने 20-20 रुपए के 5 स्टैंप लगाए हैं। मैं 5 करेक्ट सर? 5 करेक्ट सर। वेरी स्टैंप लगाना जरूरी इसलिए है कि ये स्टैंप जो है वो गवर्नमेंट का, उसमें स्ट्रॉन्ग ये आ जाता है ऑर्डर, और वो ऑर्डर आने से 89A का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है, और जो मतलब कंप्लेन करने वाला है उसका भी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मगर आपको बहुत बोलेंगे आप क्यों ये सब कर रहे हैं, ये झमेले में पड़ रहे हैं। ये जो ऑफिसर होता है ना, पी वार्ड का जो ऑफिसर होता है, फिर आता है वो ऑफिसर अपनी डिटेल्स जो है वो देता है डीआर को। तो सारा रिकॉर्ड वो जो ऑफिसर के पास होता है, वो ऑफिसर जो है वो हमें बहुत रोकने की कोशिश करता है। I don't hear any voice. हेलो, आ रही है आवाज? या मेरी आवाज? Kapadia, read my text. All this problem have a solution 100%. एक बार आप ऑफ करके ऑन करो, हो जाएगा आपका आवाज। Okay, Mr. Nemish, we will take up questions by our participants. So please answer them, and they will also guide you Those who accordingly. can hear me, please see my text, Murli Punjabi. I have 100% solution for this. Not easy, but not impossible. Yeah. As I have a precedence. Okay. Yeah. Hello. Can't hear anything. Hello. या मुरली जी बोलिए, कौन बोल रहे थे? हाँ, Mr. Kapadia here. Yeah, just hold on. Mr. Murli is wanting to speak something. Okay. Just 2 minutes, please. 2 minutes. Mr. Murli, please go ahead. You wanted to say something? Mr. Murli, Mike, please go ahead. Okay, Mr. Murli is not able to Shall I? coordinate right now. Mr. Kapadia, please go ahead, please. Yeah, see, I also had problems in my society, which the registrar was not reacting for 2 years. So there is a website of the government of Maharashtra, which is called Aple Sarkar. Okay. Now, when you make your complaint in Aple Sarkar, the complaint directly goes to the secretary of the cooperative minister. And the secretary of the cooperative minister writes to the deputy registrar, and the deputy registrar has to revert back to the secretary of the minister within 15 days.
Only after hearing of mine started. So this is the best solution when you are not getting hearing. You should do your complaint through Aapne Sarkar. That is the first thing. Now what Brahma Bhatt said, that people don't support you. They are just spectators. They are just spectators. They don't want to do anything. But somehow or the They want to other, do, don't want to come somehow, in front. yeah, but somehow or the other, you must try and get at least 2-3 people if your society is large enough. And preferably, I would say, as a joint movement, whenever you are able to meet the registrar, kindly take a scribe with you or a newspaper reporter, साथ में, so that the exposure can happen. You get my point? Unless you work systematically on this kind of action plan, we are not going to succeed. That be rest assured. Because nobody is bothered. आपको डेट पे डेट मिलेगा, गलत बोलते हैं. In fact, to my complaint, the secretary and chairman wrote a wrong reply. All lies. So if you lie to any government official, you can be charged with perjury under the Indian Penal Code, for which there is 7 years of imprisonment. तो मैंने वो लगा दिया complaint में. तो इतने डर गए कि they brought a lawyer. Correct. You see? So that is how only if you are going to planned attack, then you can expect some results. I want to attack like 89A, कोई strong दूसरा मिल जाए, तो मेरे को इनको इसके ऊपर अटैक करना है. देखिए, आपके पास जो बैलेंस शीट में जो ऑडिटर्स ने रिपोर्ट आता है, उसमें जो infirmities if he has pointed out, for example, I'll tell you that audit rectification report is not filed by the managing committee in many societies, like in my society. If you don't file the audit rectification report under 73 of the Act, they can be straight away dismissed for 5 years. ये तो उन्होंने 5 साल का नहीं दिया, काफी साल का नहीं दिया है. हाँ, तो आप बैलेंस शीट लियो 5 साल का बैलेंस शीट लियो, ऑडिटर ने लिखा होगा ना, अगर फाइल नहीं किया है, वो खाली इतना ही आप उधर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने रख दो, आपने सरकार में डाल दो, they will panic because there is no escape from that rule under 73. Okay. Yeah. So this is the most important weapon you have. And once it is proved that the auditors have pointed out, deputy registrar in my will case, not have the guts to protect them. Even if he my- doesn't back you, he will not be able to protect them. So that is half the battle won. You get my point, sir? Yeah, I got it. In my case, our auditor was not paneled by registrar. Registrar panel नहीं था वो. तो 19 में जब ये आ गया, तो उसको रिजाइन करवाना पड़ा. 89A जैसे मैंने दिया, उनको रिजाइन करवा के फिर जो पैनल का ऑडिटर है उसको लाए. तो उसने अपने इसमें 2 साल से क्या लिखा, ये सोसाइटी को बी ग्रेड दिया है कि उनका जो भी कामकाज है वो सही है. वो आदमी ऑडिटर को लाए हैं, वो ऑडिटर अगेन इन्हीं का ग्राउंड का है, क्योंकि पूरा ऑडिट जो है वो रॉन्ग है. पूरा ऑडिट हमारी सोसाइटी का है ही नहीं, किसी और का फॉर्मेट में आंकड़े लगाए. आप समझे ना, ABCDEFG किसी और की लंबी सोसाइटी है, बड़ी महंगी, उसका हमारे 56 जन की सोसाइटी में वो लगा रहा है. उसको हेराफेरी खाली करनी है मोबाइल टावर के पैसे की, कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो खर्चा 2-2, 3-3 बार वो उसमें लगाते हैं. सो ये सारी चीजें तो हैं, पर अभी भी मैं वो ट्राई करूंगा कि हमें कैसे उनको और स्ट्रॉन्ग देना है. See, putting mobile towers on the terrace is also objectionable. Yeah, 100. Because it gives you a raise, which is harmful to the health. And lastly, please remember, if at all they give, the revenue that is generated has to be credited into the society. वो याद रखना. हाँ, वो करते ही नहीं है ना, वो पैसा. हाँ, तो वो that is important. That is very important. That means that doing a criminal breach of faith on the members of the society. That is everything is doing on members name. ये क्या करता है कि जब हमारी सोसाइटी की मीटिंग शुरू होती है तो कितने जन आए, 20 से ऊपर तो आते नहीं. ठीक है, नहीं आए तो वो बुला लेगा 2-3 जन को, अपने चमचों को, वो आ जाएंगे.
अब जो साइन हमने किया है, सर ध्यान रखिएगा, जो साइन हमने, सब लोग इस पे ध्यान देना कि हम जो साइन मीटिंग अटेंड का करते हैं, उस साइन का इस्तेमाल वो एजेंडे को ओके करने के लिए भी करता है। सो उसमें भी मैंने पकड़ा, मेरे पास फोटोग्राफ है। मैंने बोला कि आपने ये इतना हमने आवाज उठाया कि बिना बोले, बिना आपने डिक्लेयर किए एजेंडा, आप इसको ओके कैसे कर रहे हो हमारा साइन को, हम साइन करेंगे आपको। तो फिर उसने क्या किया, 20 लाइन छोड़ दी और लिखा। तो मैं साइन करना भूल गया था, मैंने नहीं किया साइन उसमें। तो मेरे घर पे आया कि आपने ये एजेंडा ओके हुआ है, इतना इतना सोसाइटी ने डिक्लेयर किया है, वो आप लोग के सहमति से हो रहा है। तो मैंने बोला मेरी सहमति से हो रहा है, बराबर है, मगर ये आपने इतने 20 लाइन क्यों छोड़ी है ऊपर की। सो आप समझ लें कि वो मैनेज करता है ऐसे उल्लू बना के। अभी आज की तारीख में 2005 से लेकर आज तक एक भी एजेंडा में मोबाइल टावर का हम अब क्या करें आगे, ऐसा कभी भी नहीं उसने एजेंडा डाला है। मतलब फॉर एवर टिल डेथ ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लोग जिंदा हैं तब तक ये सोसाइटी का मोबाइल टावर की बात करने का ही नहीं। See, it is compulsory now to record your AGM and EGM. That is what the next on time video. I'm going to do. On video. And then you have every right to ask for that video immediately after the AGM or EGM. तो वो आप करवाइए, that will be your full proof. हाँ, मुझे ट्रैप करने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था और उसमें वही ट्रैप हो गए थे, तो उन्होंने वो वीडियो दिया नहीं। मैंने बोला आप मुझे वो वीडियो दो, मगर मैंने पूरा रिकॉर्ड अपनी तरफ से कर दिया था, पूरी मीटिंग तो मेरे पास है। मैंने बोला आप मुझे वीडियो दो, तो नहीं दिया उन्होंने। सेकेंड मीटिंग हुई, EGM उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। थर्ड मीटिंग अभी 19 में लास्ट हुई कोरोना से पहले, तो उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। सो अभी नेक्स्ट जो करेंगे मैं खुद ही उनको लिख के दे दूंगा, भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आप करिए या मैं कर रहा हूँ। मीटिंग सारी आज के बाद जो भी होगी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं, आपको बोलने की भी डायरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन योर मोबाइल। Yes, sir. Mr. Kapadia, let us take some other people are also wanting sure, to sir. put in their Sure, suggestion. sir. Sure. Thank you, Okay. Kapadia. Anybody, Mr. Punjabi, you wanted to say Yes, something? yes. I have a final solution for this. I will tell you that, then I want to ask you one question. I won't waste your time. Can you see me? Yes, sir. Yes, please go ahead. Okay. We can hear you also. Okay. If the registrar, whoever, puts a penalty to the office bearer that every plaintiff should be compensated along with expenses, and they will deter doing those things, or they will resign and never stand in election, then that will solve the problem. Because I came 2.5 years ago, and somebody sent me a video last year, February. I had an operation and I had a heart problem. So I thought of that. Even I did not concentrate much. Then when I understood last year, February, before Corona, I went to the registrar office, February and submitted. They said, give us 15 days. Then I went October, November, because everything was closed. And I told them they had given a wrong, not as per bylaw. So I was holding them by the neck. So they said, come tomorrow. It's an appointment. I will give you the letter. They passed the letter saying that legal charges cannot be taken from one person. And that legal charges was also they're personal, but they use the society and everybody is happy. You're right. Nobody comes forward. You don't need nobody. You need yourself, but perseverance and consistency. So the 25th of December, 25th of November, I got it. And they gave the reversal on the 19th of January. My case was closed. Now I have other cases. They block me everywhere. I'm their number one enemy. But I know how to handle. I don't need nobody. But if we join hands, fine. Yeah, if And they want. that's it. Yeah, we get joint hands. We are wasting time on complaining. We are not concentrating on solution. This is the final solution. Sorry if I was aggressive. No, you're right.
And I've You written on said the you had text a also. question as well. If you see earlier, I wrote on the text everything. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Govind Punjabi. You're welcome. Mr. Sanjay, do you want to Then say you don't something? need to talk Yeah, about. I would just like to know where this 89A has to be submitted. The DR? That is the way it is done? DR of your ward. Okay. Any format like RTI or there's any format or just a letter has to be Yeah, given? No, there is a format legally. You have to. I think हेमंत जी आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे और आपको पता चलेगा वो एक लीगल एडवाइजर के लीगल मोमेंट के हिसाब से होता है. ग्रीन पेपर के ऊपर आपको पूरा देना पड़ता है और इसके वर्ड्स भी जो होते हैं वो कम होते हैं बट वो कोर्ट के ही होने चाहिए. लेकिन वो डीआर को सबमिट करना है तो डीआर नोटिस इश्यू. हाँ, आपने डीआर को देना है. इमीडिएट डीआर वर्क करेगा इसके ऊपर बिकॉज ऑफ दैट स्टैम्प एंड 89A. Okay. Thank you so much. Yes, well. Anybody else wanting to ask before you take in the, we are nearing the end of first session. We have got at the 4-5 minutes before we request our next speaker to join in. Any questions? Sir, I have. Yeah, sorry. Yes, I sir, forgot I'm one Fatima. important question. Can I? Yeah, please. Okay. Okay. If you know, I don't know, deputy registrar or somebody have penalized the office bearer, secretary or what, 25K for not giving documents and all, even outside Maharashtra. Do you know who issues that order? No, sir. No idea. There has been instances, and where it goes, I think it goes to the registrar. So why not the plaintiff get it? Thank you very much. Yes, sir. Sorry. Okay. Yep. We have advocate Fatima here. Fatima ma'am, please go ahead. Yes, sir. Good evening, sir, and good evening to everyone who's present in this session. Good evening. Sir, I have quite a few questions, but just 2 questions that I would like to ask is one is that if a flat is locked and the society orders for water tanker from outside, so will the flat owner be liable to pay these charges when he has not consumed that water? Okay. Any My friend lawyer has over faced this here? problem. Sir, I want to speak. Yes. You have to pay the charges because it is a common amenity. Okay. So What whether is you happening, consume the water or not, you pay for the What is charge. happening, advocate Fatima, is कि वो पानी का टैंकर तो आ जाता है पर पानी का टैंकर का पैसा भी गया हुआ है. आप वेकेशन पे जाओ या नहीं जाओ पर पानी का टैंकर का पैसा गया हुआ है. पानी का टैंक नीचे ग्राउंड लेवल पे उतारेगा, वो उसे ऊपर टंकी में पंप करेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का पैसा खर्चा होना है. So these are what is called as common expenditures which has to be shared if you are staying there, if you are not staying there, or under whatever circumstances. So there is no exemption to say, okay, I am not staying in the flat, hence I will not be paying. It has to be paid. Please put up your second question, ma'am. Okay, sir. Thank you so much for this reply. And sir, Sir, another can I question speak? is, I myself am not a flat owner as yet, so I'm spared as of now from all these hassles. My sister is a flat owner. The flat has been registered in 2009, but the society, but they have not yet given the share certificate up to now. Every time you question the managing committee, I question them, so they say you are not a flat owner, so you cannot speak. Okay. Is that the end of your query, ma'am? Yes, sir. Okay. Flat is not registered with the society. It has to be registered before the SRO office. One. Secondly, if you may take a power of attorney from your sister and then proceed in all matters against the society. There is no exemption to it, except for voting or attending general body meetings or standing in elections. You're entitled to do everything. You can take inspection of the society record also.
Okay, sir. Using the POA, you may approach the deputy registrar also of your ward and ask for any document that are permissible under the law. There is no exception to this thing. Okay, sir. Okay. Do you have any suggestions for our speaker, Mr. Naimesh, please? Well, he has addressed many of the problems. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. And thank you, Hemant, Sir, sir. can I speak? I have also query. Okay. Please go ahead, sir. We have 2 minutes with you. Please go ahead. Mr. Ripudaman. Ripudaman, please. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं Yes, sir. मुलुंड मैराथन मैक्सिमा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रह रहा हूँ और 2005 में ये सोसाइटी बनी है और ये सोसाइटी को ओसी नहीं है। ओसी ना होने से इन्होंने इलीगल इसको सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया है 7-8 आदमियों ने मिलके। 2005 से आज तक इन्होंने आज तक मेरे को कोई सोसाइटी ना कोई अकाउंट्स बताया है ना कोई कभी हिसाब दिया है। 2013 के बाद से जब ये सोसाइटी बनी है उस दिन से आज तक ये लोग हिसाब नहीं बता रहे हैं। ना मेरे को मिनट्स जो इनकी कमेटी मिनट्स है ना ये मेरे को मिनट्स की कमेटी मीटिंग मिनट्स बता रहे हैं। मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार, DDR 2 को, इवन पूना हर एक जगह कंप्लेन किया है। अभी 2019 में मैंने 13-14 आदमी लोग मिलके रजिस्ट्रार को कंप्लेन किया था। जैसे अभी बात चल रही है 89A में, 89A का ऑर्डर डिप्टी रजिस्ट्रार ने निकाला है, लेकिन ड्यू टू कोविड ये वो ना इंस्पेक्शन का उसका बंदा आ रहा है, या तो ये सोसाइटी वाले मैनेज कर रहे हैं या क्या है। लेकिन जैसे आपने बोला स्टैंप लगाना वो सब, वो तो कुछ किया नहीं है। बट द ऑर्डर हैज बीन रिलीज फ्रॉम डिप्टी रजिस्ट्रार, लेकिन अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। और मेरा री ऑडिट मैंने ओपन किया है 13, 14, 14, 15, 15, 16 का, जो कि आज मेरे को 4 साल हो गए। उसके रिमाइंडर दे के लास्ट में मैंने DDR 2 को बोला है भाई आपको ये री ऑडिट करना है या नहीं करना है, मेरे को लिख के दे दो ताकि मैं आगे इसको प्रोसीड करूं। बोला मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो री ऑडिट ओपन हुआ है। अभी री ऑडिट का भी ऐसा है जैसे निमेश जी ने बताया कि ये लोग बंदे को मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने वो बंदे को बोला है बाबा देख तेरा जो री ऑडिट का जो स्ट्रक्चरल है वो मैंने पूरा मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के हिसाब से मेरे को पूरी तेरी रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज ऑल द बैलेंस शीट जो हर साल की मिलती है वो मेरे पास है। मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरा उसके अंदर उसको भरवा के लिए भी क्या क्या खामियां इनमें है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है बट नेट रिजल्ट आज तक नहीं है। इवन पार्किंग मेरे को नहीं दी है। डिप्टी इन्होंने सेक्रेटरी जो पहले का एक्स सेक्रेटरी था 5-5, 7-7 पार्किंग लेके बैठे हुए हैं। उसके लिए मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी केस फाइल किया है, उसके लिए मैंने कोऑपरेटिव कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है, लेकिन वो करके भी मेरे को 2-2 साल हो गए हैं। कंज्यूमर कोर्ट में तो अभी तक मेरी हियरिंग नहीं लगी है। सो कहने का मतलब इतना टाइम लग रहा है, इसका रेमेडी क्या है क्या? और सोसाइटी में मैं आई एम द ओनली पर्सन। जैसे नमेश जी ने बताया कि उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमारे इधर भी उसने ऐसे किया था। बट मैंने दिल्ली में ICAI को कंप्लेन किया चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, तो ICAI ने उनको लेटर लिखा कि भाई ये आपकी रिपोर्ट आई है, तो उसने इमीडिएट रिजाइन कर दिया फ्रॉम सोसाइटी। अभी उसने जब ऑडिटर ने रिजाइन किया, ये बात है 2018 की, उसके बाद से 2019-20 में इन्होंने SGM लेके ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया। SGM को अपॉइंट जब भी किया तो मैंने DDR 2 को लेटर लिखा भी ये SGM में ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, विच इज इलीगल। दे कांट अपॉइंट, दे हैव टू अपॉइंट इन AGM इटसेल्फ। तो इन्होंने क्या किया फिर 2020 में इन्होंने 2020 में एक और ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसको बताया नहीं एक्चुअल क्या है। तो मैंने बंदे को फोन करके बोला, मेरा भी देखिए ये डिस्प्यूट चल रहा है और 2018 का जो 19 का इन्होंने ऑडिट किया दैट इज इलीगल।
उसका एसडीएम इन्होंने उसने इमीडिएट रिजाइन कर दिया। उसने बोला कि मैं ऑडिट नहीं करूंगी। अभी 2020-21 में हमारे सेक्रेटरी ने क्या किया, इसने डीडीआर को जाके डायरेक्ट मिला है, वहां से इसने ऑर्डर निकाला है ऑडिट करने के लिए। और अभी ये जो अप्रैल या मई में जो एजीएम लिया है उसमें इन्होंने क्या किया है कि हमको बैलेंस शीट दे दी। तो हमने बोला भाई ऑडिटर तो अपॉइंट ही नहीं है, तो उसने ऑर्डर के साथ डीडीआर का मेरे को ऑर्डर साथ में लगा के भेजा है, जो कि मैं अभी उसको चैलेंज करूंगा कि डीडीआर 2 ने कैसे ये अपॉइंट कर लिया। जो कि पिछले जो ऑडिटर था वो इलीगल था, उसको हमने कंप्लेन किया और रिजाइन करके चला गया। फिर दूसरा आया, उसको हमने बोला भी ये चीज है, उसने नहीं किया, इसने डायरेक्ट कैसे किया है। ड्यू टू पेंडेमिक ये अभी तक कार्रवाई मेरी मतलब आगे नहीं बढ़ी है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इसकी रेमेडी क्या है हेमंत जी। सर देयर इज नो वॉइस। हेमंत जी का माइक म्यूट है। हाँ सॉरी, मेरी सॉरी। जैसे कि कापड़िया साहब ने बताया कि आप अपना ग्रीवेंस अपने सरकार में भी पोस्ट कर सकते हो, वहां से भी कार्यवाही होती है, तो आप वो एक बार कोशिश कर लो। Mr. Kapadia, if you have the inclination to help this thing, please put in your contact details in the chat box so that he can benefit from your experiences. आपले सरकार क्या इसका फॉर्म आता है, क्या होता है? Mr. Kapadia ने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है, please coordinate with him. We will conclude Mr. Naimish session today, and we will switch over to our next speaker.